प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था। जो कक्षा 8वीं में आपने सिंपल सर्व समीकरण पढ़ी थी, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, उसी का हमने रूपांतरित परिवर्तन रूप जब कोई वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में हो तो उस सर्व समीकरणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का हर अपरिमेय संख्या हो तो उसका हम परिमेयकरण कैसे करें। यदि किसी भिन्न का हर अपरिमेय संख्या के रूप में है तो हर का परिमेयकरण करते हैं, अर्थात हर को अंश व हर से गुणा करते हैं। और उसमें जो हमने पिछली कक्षा में सर्व समीकरण पढ़ी थी उसका उपयोग करेंगे और गुणा करने के पश्चात उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। प्रश्न में लेता हूं, पहला है 1/√5। प्रश्न 1 है 1/√5। अब यहां पर √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर मैं वर्गमूल 5 को अंश व हर से गुणा कर दूं। वर्गमूल 5 को अंश व हर से गुणा कर दूं क्योंकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर तो यहां पर हर क्या है, वर्गमूल 5 है, इसका हम परिमेयकरण कर रहे हैं तो यहां पर √5 हो जाएगा और यहां पर वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि √5 दो बार आया है तो इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर क्या आएगा, √5/5, ये इसका उत्तर आएगा। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा इससे भिन्न। 1/2 + √3, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 + √3, ठीक है, 1/2 + वर्गमूल 3 का हम परिमेयकरण करेंगे तो इसमें जो हर है, हर में जो चिन्ह आया है उसका विपरीत चिन्ह लेकर अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 - √3/2 -√3। अब 2 - √3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 - √3। अब यहाँ पर एक सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a + b और a - b, यानी कि a + √b और a - √b। हमने कल सब समीकरण पढ़ी थी पिछले सारांश में कि a + √b और a - √b ये बराबर होता है a² - ba। तो यहां पर आएगा 4 - 3 बराबर 2 - √3/1।
और 2 माइनस रूट 3, ये इसका उत्तर आएगा। अब हम यहाँ पर आगे प्रश्न में हम चलेंगे। इसमें आगे जो प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है, वो प्रश्न क्रमांक है, उसमें प्रश्न अपने को ज्ञात करना पड़ेगा कि 1/√7 माइनस वर्गमूल 6 का परिमेय में हर का परिमेयकरण करो। इसमें हर वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है, तो वही पहले वाली विधि। इसमें वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, अब इसका विपरीत चिन्ह हम करेंगे तो इसको हम गुणा करेंगे √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6, यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे √7 प्लस √6 और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा √a माइनस √b, √a माइनस √b, √a प्लस √b, ये हमने सब समीकरण पढ़ी थी, तो यह आएगा a माइनस b, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये इसका उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में अब हमने यहाँ पर धनात्मक लेंगे। यहाँ पर हम हर में जो अपरिमेय संख्या है वो दो संख्याओं का जोड़ा धनात्मक रूप में लेंगे। 1/√5 प्लस वर्गमूल 2, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 बटा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। अब यहाँ पर हम करेंगे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो इसका है a माइनस b, यानी कि 5 माइनस 2, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा 3, ये इसका उत्तर आएगा। इसी तरह से अब हम एक सवाल और लेते हैं। (1/√7 माइनस) पांचवा सवाल हम लेते हैं। पांचवा प्रश्न हम लेते हैं। इसमें 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, अंदर √7 प्लस 2 और a माइनस b और a प्लस b का हो जाएगा √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग इसी वस्तु √7 प्लस 2 बटा 7 माइनस 4। अब ये बराबर हो जाएगा, इसको हम बराबर लिखेंगे। √7 प्लस 2 बटा 7 माइनस 4, 3 आ जाएगा, ये इसका उत्तर आएगा। इसमें हमने सरल समीकरण का प्रयोग किया है कि यहाँ पर √7 माइनस 2 √a प्लस b, हम इसको वर्ग के रूप में भी लिखकर हल कर सकते हैं और सरल समीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं। √a माइनस b, √a प्लस b, a माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है, अगला जो शिक्षण बिंदु हम लेने वाले हैं, घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम।
शिक्षण बिंदु 2 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसमें हम माना कि एक वास्तविक संख्या है, माना एक वास्तविक संख्या है, जहां पर a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए तथा p व q परिमेय संख्या है। p व q परिमेय संख्या है। तो पहला नियम है a की घात p a की घात q बराबर a की घात p प्लस q। दूसरा नियम है a की घात p की घात q बराबर a की घात p डॉट q। तीसरा नियम है a की घात p भाग a की घात q। तो जब भाग में होता है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बीच में ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है। इस हमारे घातांक नियम में भी आपने पढ़ा है। इसमें चौथा नियम है a की घात p b की घात p बराबर a गुणा b की घात p। और पांचवा नियम है यानी कि परिमेय संख्या घटकर 0 हो जाती है, a की घात 0 बराबर 1 आता है। अब इस पे हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न एक, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? पहला प्रश्न है इसमें 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/3 बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। यहाँ पर 2 की घात प्लस 3 आएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 की घात 3/3 आ जाएगा और 2 की घात 1 आ जाएगा यहाँ तक। इसका उत्तर 2 होगा। उत्तर क्या होगा इसका? 2 होगा। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 1/3 की घात 5 की घात 4। हम इसको लिख सकते हैं 1/4/3 की घात 5 की घात 4। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 1/3 की घात 20। 3 की घात 20 का हम विस्तार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर 3 की घात 4, 5 होती तो हम इसको विस्तार करके उत्तर निकाल सकते थे, परंतु हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तीसरा सवाल है 7 की घात 1/5। 7 की घात 1/5 भाग 7 की घात 1/3। अब इसको हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 7 की घात 1/5 माइनस 1/3। अब इसका हम लसागु लेंगे तो यहाँ 15 आएगा और यहाँ पर 5 से 15 3 हो जाएगा, 3 × 15 5 हो जाएगा। तो 7 की घात माइनस 2/15। अब यहाँ पर जो घात है वो ऋणात्मक है, इसको हम धनात्मक बनाएंगे, यानी कि हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे 1/7 की घात 2/15। ये इसका उत्तर आएगा। अब हम इसमें
अगला प्रश्न लेते हैं। 125 की घात माइनस 1/3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि घात ऋणात्मक आ रही है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करें, असंख्या भी बड़ी है, 125 की घात माइनस 1/3। इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसको घात के रूप में परिवर्तित करते हैं। यहाँ 5 का भाग देते हैं, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 25 में 5 का भाग देते हैं, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 में 5 का भाग देते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 कितनी बार आया, 3 बार आया है, इसलिए हम इसको 5 की घात 3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 5 की घात 1 है, यहाँ भी 5 की घात 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो घातांक का जो पहला नियम था, a की घात p q, a की घात q डॉट a की घात r, तो तीनों घात जोड़ के 5 की घात 3 आएगी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात माइनस 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 की घात माइनस 1, और इसको हम लिखेंगे 1/5, क्योंकि घात ऋणात्मक है इसलिए हम इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। अब इसी तरह से 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो 2 की घात 6 की घात 1/2 लिख दें, इसको काट दें, तो 2 की घात 3 आएगा और इसका उत्तर आएगा 2 × 2 × 2 बराबर 8। ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक है, तीसरा सेक्शन बिंदु है कि तीसरा सेक्शन बिंदु है रूट x का संख्या रेखा पर ज्यामितीय रूप से निर्धारण। इसका निर्धारण कैसे करेंगे? अब इसमें x का मान कुछ भी हो सकता है, माना x बराबर कुछ भी मान हो सकता है, x बराबर 9.3 भी हो सकता है या 2.7 भी हो सकता है या 10.4 भी हो सकता है। तो रूट x का मतलब क्या हुआ, रूट 9.3, रूट x बराबर रूट 2.7, रूट x बराबर रूट 10.4। हम इसमें किसी एक संख्या का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। हमें ज्यामितीय निरूपण करना है 9.3 का, रूट 9.3 का निरूपण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि 9.3 का रेखाखंड खींचेंगे, 9.3 का हम रेखाखंड खींचेंगे, 9.3 का हम रेखाखंड खींचेंगे। हमने रेखाखंड खींचा और इसको यहां तक बढ़ा दिया। ये 9.3 का सबसे पहले हमने रेखाखंड खींचा, इसको हमने नाम दिया ए बी, और एक तक हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर सी।
1 एकक हमने आगे बढ़ा दिया। ये जो माप है वो 9.3 है। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे डैश करके, रेखा को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, क्योंकि बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाने की, और यहाँ लिखेंगे हम y। अब हम AC का समद्विभाजन करेंगे, AC का समद्विभाजन करेंगे। आगे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर काट देंगे, एक चाप नीचे काट देंगे। इसी तरह से AC का समद्विभाजन कर रहे हैं। एक चाप यहाँ काट देंगे और एक चाप हम यहाँ काट देंगे और इसको मिला देंगे। इसको मिला देंगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे, और जहाँ पर ये मिलेगा इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगा उस पर हम नाम लिखेंगे O बिंदु। क्या लिखेंगे? O बिंदु। ये यहाँ पर चाप करके यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त की एक रचना करेंगे बिंदु O से C तक। बिंदु O से C तक एक हम अर्धवृत्त की रचना करेंगे, C बिंदु है। अब हम क्या करेंगे? सेट स्क्वायर की सहायता से जहां पर B बिंदु है उस पर अर्धवृत्त पर एक लंब डालेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। इसको मिला देंगे और यहाँ पर हमने B बिंदु अंकित किया। अब हम एक B बिंदु पर प्रकार की नौ कटकर BD जितना चाप करके हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो जहाँ पर ये रेखा पर इस बिंदु पर जाके मिलता है उसको हमने E बिंदु अंकित किया। इसको 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 इस प्रकार हमारा संख्या रेखा पर रूट 9.3 का निरूपण हुआ। ये जो मान होगा, ये जो होगा, ये 9.3 होगा और ये भी 9.3 होगा। इसी का चाप हमने काटा है। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड खींचा, ए बी 9.3 का जो मान दिया हुआ है, फिर हमने इसको एक एकक तक इसको बढ़ाया, 9.3 एकक खींचा और एक एकक और बढ़ाया। ये एक इकाई के रूप में 9.3 को कितना बड़ा पैमाना लेके मान ले सकते हैं? नहीं तो 2.3 नीचे और 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दीजिए। फिर हम A और C यहाँ बिंदु लेकर ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, इसका समद्विभाजन करेंगे और जहाँ पर ये जिस रेखा बिंदु जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा ये लंब रेखा पर, वहाँ O बिंदु अंकित करेंगे और O बिंदु से प्रकार की सहायता से अर्धवृत्त बनाएंगे। अब हम बिंदु B पर प्रकार के सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब खींचेंगे जो अर्धवृत्त माना कि D बिंदु पर मिलता है। अब हम BD नाम का एक चाप काटेंगे जो XY रेखा पर E बिंदु पर मिलता है। इस प्रकार संख्या रेखा पर 9.3 का निरूपण हुआ। PDF में भी मैंने आपको लिख के भेजे हैं और कुछ क्वेश्चन किताब के जो रह गए हैं वो आप स्वयं करिएगा। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। अगर कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आज अध्याय प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार अध्याय 2 का प्रारंभ किया जाएगा। आज इतने ही काफ़ी पर्याप्त है। जय भारत।